निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या खत्म हो जाएगा? अब इसके अंदर पैसा नहीं बनेगा? क्या इसके अंदर से हम पैसा निकाल लें? और क्या ये जो रैंकिंग इतनी तेजी से गिर रही है कि जहां पे ये हमेशा नंबर 1 पे रहता था, आज की डेट में नंबर 15 और 16 के आसपास आ रहा है अलग-अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो रहा है इसके अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैं एनालिसिस बताऊंगा, ये जो मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ये आपको हर एक म्यूचुअल फंड के लिए काम करने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है जब भी म्यूचुअल फंड गिरता है कि भाई वो गिर क्यों रहा है। उसका फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, इट्स फाइन। लेकिन जब भी एक म्यूचुअल फंड गिरता है तो उसके गिरने के पीछे सबसे मेजर रीजन होता है कि उसका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर चीजें थोड़ी सी सही नहीं चल रही और वहां पे चीजें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही हैं। तो शुरुआत ही हम करते हैं इसके पोर्टफोलियो से और वो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। अभी जो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है उसके अंदर यहाँ पे हमने टॉप 10 स्टॉक ले लिए हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। तो अगर आप ये देखोगे तो इसकी जो टॉप होल्डिंग इस समय पे है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो कि काफी पुरानी होल्डिंग है। धीरे धीरे करके इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि है एचडीएफसी। इसके बाद आता है हमारा केपीआईटी, अपार इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे बाकी सारे आप फंड देख सकते हो। आप बोलोगे फंड तो देख लिए, लेकिन इसमें समझना क्या है। इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है कि इस समय पर जो एचडीएफसी है वो कितने परसेंट गिरा है। वो करीब करीब 12% के आसपास आपको डाउन दिख रहा है। जो केपीआईटी है वो कितना परसेंट गिरा है, करीब करीब 7%। अपार भी आपको इतने के आसपास ही गिर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये भी आपको हैवी लेवल पे नीचे जाते हुए दिखी है। वहीं पे अगर आप एमसीएक्स की बात करोगे ये भी नीचे गया है। और बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं ये थोड़े बहुत बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं। तो इससे आपको क्या लेना देना, आपका एक मेजर क्वेश्चन आएगा, भाई इससे ही आपका सारा कुछ मेजर लेना देना है। क्यों? अगर ये जो स्टॉक्स हैं ये ऊपर जाएंगे, ये ग्रो करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। अगर ये ग्रो नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसने लास्ट 2-3 साल 5 साल के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसके स्टॉक्स थे ये बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे थे, इसलिए ये फंड काफी अच्छे रिटर्न दे पा रहा था। लेकिन आज की डेट के अंदर ये हमें ग्रो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जब म्यूचुअल फंड गिरते हैं तो वापस से रिकवर कैसे करते हैं। अगर एक म्यूचुअल फंड चढ़ा क्योंकि उसके स्टॉक चढ़ रहे थे, तो वो जो स्टॉक्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास चले जाते हैं। कई बार उनका जो पीई है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है, मतलब प्राइस टू अर्निंग। इसलिए कहता हूँ स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा समझो, तभी आप जाकर के म्यूचुअल फंड को भी समझ पाओगे। अब जब किसी कंपनी का पीई हाई हो गया लेकिन उसके जो रेवेन्यूज हैं वो नहीं चल रहे। अगर आप इस समय पे एचडीएफसी को देखते हो, केपीआईटी को देखते हो और अपार को देखते हो, जो इसकी टॉप होल्डिंग के अंदर आती है, टॉप 5 कंपनीज के अंदर आते हैं, इनके रेवेन्यूज बड़े नहीं है, गिरे हैं। और अगर एक कंपनी का जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग है, वो हाई है और उसके रेवेन्यू गिर गए, इसका ये मतलब है वहां पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट आएगा और वो लगातार गिरते हुए दिखेंगे कंपनी। इसलिए इन सब में 7 से 10% का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है इस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इसकी जो टॉप होल्डिंग है वही 7-7 10-10% के आसपास करेक्ट हो गई है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई बेंचमार्क क्यों बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि बेंचमार्क में भी तो यही कंपनियां होंगी ना, स्मॉल कैप कंपनी है। बेंचमार्क के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, जो कि आपके एक्टिव फंड के अगेंस्ट चलता रहता है। मतलब हो सकता है जो हमारा बेंचमार्क है उसके अंदर अपार इंडस्ट्री या फिर मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्मॉल कैप कंपनी नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी हमारे पास एचडीएफसी बैंक है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक्टिव फंड है। यहाँ पे जो हमारी मैंडेट आती है वो आती है 65% के आसपास आपको स्मॉल कैप में डालना, बाकी बचा हुआ पैसा आप कहीं भी डाल सकते हो। तो ये एक चीज होती है जो कि आपको इंडेक्स फंड में नहीं दिखती और जो कि एक्टिव फंड में दिखती है, जिस वजह से कई बार इंडेक्स ऊपर और एक्टिव नीचे होता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें एक्टिव ऊपर दिखता है स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में। चलो ये सारी कहानी ना तो ठीक है, लेकिन अब क्या आगे का क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको ये भी समझना है कि ये जो फंड है ये किस टाइप का फंड है। ये जो फंड है इसका जो पोर्टफोलियो है ये काफी हद तक कांस्टेंट रहता है। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस ये लोग करते नहीं है। और वहीं पे अगर आप क्वांट को देखोगे, क्योंकि उसने भी लास्ट 6-7 महीने में काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन हमने वहां पे डिस्कस किया था कि भाई चर्निंग इनके पास कैपेबिलिटी है, उसको बेच बेच करके ये वापस से अपने रेवेन्यूज ऊपर ले जाएंगे, वापस से रिटर्न ले जाएंगे। और आज आप देख सकते हो सेम चीज हो रही है, वापस से ऊपर लेकर के चले गए हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है कि इन सारी की सारी कंपनियों ने ऑल टाइम हाई अपना हिट कर लिया है एक ना एक बार, और रेवेन्यूज इसके नहीं बढ़े हैं। तो जब तक इन कंपनियों के रेवेन्यू नहीं आएंगे तब तक ये जो म्यूचुअल फंड है ये ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई रेवेन्यू रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू आ ही जाएंगी, कंपनी अच्छी है सारी की सारी, लेकिन ये क्वांट की तरह आकर के घुमा क्यों नहीं देते अपना पोर्टफोलियो, बेच करके दूसरे में चले जाएं।
यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इनका एयूएम, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब मैंने ये चीज काफी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करी है, जो मैं इसमें बता रहा हूँ ना, आप पुरानी वीडियोस जाकर के देखना। मुझे पता था कि कभी ना कभी ये चीजें होंगी, तब हम इस पे वापस आएंगे, तो आज वापस आ चुके हैं। अब जब आपका एयूएम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, इनका शायद 4.5 लाख करोड़ के आसपास का एयूएम है, तो स्मॉल कैप के जो कैटेगरी है उसके अंदर मैनेज करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक छोटी स्मॉल कैप वाली जो कंपनियां हैं उसके अंदर खरीदना शुरू करोगे, तो जो शेयर प्राइस है वो ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में लिक्विडिटी का क्रंच होता है। एक स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट साइज क्या होता है? 4,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, इसके आसपास होता है। वहीं पर अगर इस म्यूचुअल फंड ने बोल दिया जो 4.5 लाख करोड़ का है कि भाई मैं 1% तेरी कंपनियां खरीदूंगा, भाई कंपनी शूट अप करती है, एकदम से उसका पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि लिक्विडिटी कम है, तो आपको डिमांड सप्लाई का गैप आता है और शॉर्ट टर्म में ऊपर चला जाता है। तो इसी चक्कर में ये जो चर्निंग है कि भाई मैंने क्या करा, मेरे जो बॉक्सेस से मैंने निकाल दी अपनी चीजें और मैंने दूसरे म्यूचुअल फंड या दूसरे स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड में ऐड कर लिए, ये करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे केपीआईटी के अंदर इन्होंने ये चीज शुरू करी है, अपार के अंदर इन्होंने ये चीज शुरू करी है कि यहाँ पे सेलिंग आई है इनकी साइड से धीरे धीरे करके। और जो आपको एकदम से करेक्शन देखने को मिला है वो इसलिए क्योंकि जब म्यूचुअल फंड छोटी कंपनियों को बेचना शुरू करते हैं, तो वहां पे डिमांड की चीजें जो है वो थोड़ी सी गैप के साथ आती है और वहां पे डिमांड नहीं होती इतनी, इसलिए सप्लाई की वजह से काफी ज्यादा सेलिंग आ जाती है। और सेलिंग क्यों होती है? बिकॉज रेवेन्यूज अच्छे नहीं है इन सारी कंपनियों के, शॉर्ट टर्म के अंदर होते हैं। लेकिन भाई म्यूचुअल फंड और जो एफआईडीआई होते हैं वो शॉर्ट टर्म देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं देखते। तो मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, इसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट्स आपको और समझने हैं। देखो, जब भी एक स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है, उसके बाद वो वापस नीचे आता है, रेवेन्यूज वापस ऊपर आते हैं, तो वो वापस ऊपर चलता है। और ये सारी जो कितनी भी कंपनियां हैं इसके अंदर, ये सब के अंदर वो क्वालिटी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सी कंपनियां हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा नहीं बनेगा, लॉन्ग टर्म में मेरे को दिक्कत होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में कंपनियां रिकवर कर जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसको देख करके आ रहा हो, क्या मेरे को स्विच कर लेना चाहिए यहां से? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर इस समय पे इस कंपनी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्या आपको दूसरे म्यूचुअल फंड में ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी? बिल्कुल ओवरलैपिंग दिखेगी। तो क्या हमें दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर चले जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि वहां पे भी सेम ही पंगा हो रहा है। इसलिए ज्यादातर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इस समय पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड चीज, आप बोलोगे भाई इस समय पे जो काफी सारे एनएफओ आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, क्योंकि उनकी एंट्री का टाइम मैटर करता है। तो जो एनएफओ हैं वो शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न देंगे, लेकिन उनका पास्ट एक्सपीरियंस आपको नहीं पता कि भाई वो कैसा परफॉर्म करेंगे उस कैटेगरी में, तो वो रिस्क आपको देखने को मिलेगा। तो इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि भाई अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो इन छोटी मोटे अंडर परफॉर्मेंस से डरने वाली बात नहीं है। अल्फा अच्छा है इस कंपनी का, मार्केट से ओवरबीट करती है, मार्केट गिरती है तो थोड़ा ज्यादा गिरती है, लेकिन मार्केट चढ़ती है तो थोड़ा ज्यादा चढ़ती है। पहली क्वालिटी है इस म्यूचुअल फंड की ये। सेकंड, इस म्यूचुअल फंड की अच्छी बात ये है कि जो म्यूचुअल फंड है ये कांस्टेंट रहता है। मतलब ये कभी भी ऐसी कंपनियों को पिक करने की कोशिश नहीं करता जो कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाए, ये उन कंपनियों को पिक करने की कोशिश करता है जो कि इसके लिए लॉन्ग टर्म में पैसा बना करके दे दे। और यही एक मेजर बेनिफिट है ऐसी कंपनियों के साथ। लेकिन यहीं पे एक डाउन टर्न इनके साथ ये भी आता है कि एक कंपनी जब ऑल टाइम हाई हिट कर चुकी है, तो नीचे आने का कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगी, जब तक उसके रेवेन्यूज वापस से अच्छे नहीं होते। और तब तक क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप इसके अंदर बैठ पाओ? अगर हाँ, तो भाई डेफिनेटली आप इसके अंदर रुको। लेकिन अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है और अंडर परफॉर्मेंस देख के दिक्कत है, तो भाई अभी तो दिक्कत रहेगी इसके अंदर कुछ टाइम तक, कुछ टाइम में तो कुछ नहीं होने वाला। सेकंड, इनके साथ जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत समझते क्या है? दिक्कत इनके पास ये है, इसके पोर्टफोलियो में करीब करीब 250 कंपनियां हैं। अब 250 कंपनियों के साथ पोर्टफोलियो को ग्रीन रखना, मतलब पोर्टफोलियो के अंदर लगातार पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। बिकॉज निफ्टी 250 इंडेक्स के अंदर भी तो 250 कंपनियां हैं, और इसके अंदर करीब करीब 180 कंपनियां, सॉरी 180 कंपनी है। तो ऑलमोस्ट इंडेक्स के आसपास का ये आ रहा है। तो ये कैसे बैलेंस करेंगे? ये लार्ज कैप और मिड कैप में करके कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स इनके काफी ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अब आप बोल सकते हो भाई नंबर ऑफ स्टॉक्स कम कर दो। भाई एयूएम यहाँ पे प्रॉब्लम कर देता है कि भाई एयूएम आप मैनेज कैसे करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ 25% ही लार्ज और मिड में डाल सकते हो। स्मॉल कैप के अंदर कंपनी का साइज इतना छोटा होता है कि इतने बड़े एयूएम के साथ आप बहुत सारे
कंपनी का स्टेक नहीं खरीद सकते और अगर आपने खरीद लिया तो रिस्क बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स का। इसीलिए इन्हें 180 कंपनियों के आसपास डिवाइड करना पड़ रहा है अपना पूरा का पूरा पैसा। इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन का कंक्लूजन ये है मेरे भाई कि इस समय पे अंडर परफॉर्मेंस है और ये एटलीस्ट आपको 1 से 2 क्वार्टर तक देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसकी जो टॉप होल्डिंग है, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है, रेवेन्यूज नहीं आ रहे और उसी के साथ-साथ यहाँ पे एयूएम ज्यादा है, तो चर्निंग इतनी ज्यादा आसान नहीं होगी इसके लिए। तो कुछ टाइम का अंडर परफॉर्मेंस फॉर श्योर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये एकदम से तो रिकवर अभी के लिए नहीं कर पाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स के ऊपर कि भाई अब रिकवर नहीं कर पाएगी तो क्या करें? बैठें इसके अंदर एसआईपी करें या फिर नहीं करें? डेफिनिटली आपको यहाँ पे एसआईपी करनी चाहिए और ये हो सके तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इनका पास्ट परफॉर्मेंस है, डेफिनिटली वो फ्यूचर को गारंटी नहीं करता, मैं ये मानता हूँ। लेकिन जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं। अल्फा अच्छा जनरेट कर लेता है और अगर आपने ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करा होगा, तो ये टाइम है वापस से इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। अब ये तो मैं पहली बार नहीं कह रहा, ये तो मैंने शायद काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ कि भाई अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रैली दे दी है, एक्सेप्शनली वेल रैली दे दी है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो और ये उन्हीं में से एक म्यूचुअल फंड है। अगर आप प्रॉफिट बुक करते तो री-इन्वेस्ट का चांस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि जो मार्केट है हमारी, वो इस समय पे थोड़ी-सी कंसोलिडेशन में है या टाइम करेक्शन में जा चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जितने भी एक्टिव फंड होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी रैली दे दी होती है, वो कंसोलिडेशन में जाते हैं। तो टाइम करेक्शन एक स्वीट टाइम आपका लेकर के जाता है 2 से 3 महीने का, जो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसका ये आपसे कहीं न कहीं ब्याज लेगा। तो मैंने आपसे हमेशा बोला है कि ये जो 40% 45% के आपको रिटर्न दिख रहे हैं इस समय पे, उसको सीरियसली मत देना। ये टाइम करेक्शन में जाएगा और टाइम करेक्शन में आपसे ये जो रिटर्न है ना, ये एवरेज कर देगा और यही होता है स्मॉल कैप के अंदर। 40-50 हज़ार के चक्कर में, मतलब 40-50% के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा यहाँ पे थॉट आने वाला है, क्या मैं इसे बेच करके दूसरे में शिफ्ट कर लूँ? देखो, अगर आप एक उस तरीके के इन्वेस्टर हो जिसको आप हाई रिस्क इन्वेस्टर कहते हो, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की नहीं सोचते, तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स आंसर दूँगा आपको, जो कि शायद आपको पसंद ना आए या ज़्यादातर ट्रेडिशनल वालों को पसंद ना आए। बेचो, निकलो और टॉप परफॉर्मिंग में डाल दो पैसा, काम हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट ये 3 से 6 महीने तो आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा। इतनी जल्दी यहाँ पे रिकवरी नहीं आएगी, ये तो मैं बता सकता हूँ आपको, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, बट फिर भी। लेकिन ये ट्रेडिशनल वे नहीं है, इसके अगेंस्ट जो सारे के सारे लॉन्ग टर्म के अंदर, कि वो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, बेचो, निकलो, अच्छे म्यूचुअल फंड में डालो। यहाँ पे भी 6 महीने के आसपास आपको प्रॉब्लम दिखेगी, उससे पहले यहाँ पे रिकवरी आने के चांसेस बहुत ही कम है, अगर ये अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करते, जिसके चांसेस थोड़े से कम हमें दिख रहे हैं। तो अगर आपको लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, डेफिनिटली यहाँ से बुक करो, लार्ज कैप में आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड ज़्यादा है, लंबा टाइम है, 2-3 साल का है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल वे। अब एक लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो, जो सोचता है कि भाई मैं हमेशा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के अंदर रहूँ, और ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको, कोई भी नहीं कर सकता ये। कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टर नहीं है, जो हमेशा टॉप परफॉर्मिंग में रहा है और उसका म्यूचुअल फंड या उसका खुद का पोर्टफोलियो, चाहे वो स्टॉक का ही क्यों ना हो, हमेशा ऑल टाइम हिट करता है। क्यों? जो स्टॉक्स आपके मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं, जैसे इसके अंदर केपीआईटी था, अपार इंडस्ट्रीज था और भी काफ़ी सारे, वो हमेशा नहीं चलते रहेंगे। वो एक टाइम के बाद वापस से कंसोलिडेट करेंगे और करेक्ट करेंगे ऐसे ही 7%, 10%, 15% के आसपास। उस केस के अंदर जो आपका पोर्टफोलियो है, वो कहीं न कहीं गिर जाएगा। उधर ही जो क्वांट है, वो बेच करके निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे लॉस बुक कर लिया, तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, एयूएम कम हो गया, लेकिन आपके एनएवी के अंदर एडजस्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको ग्रोथ वहाँ पे दिखती रहती है, राइट? लेकिन ये काम इस समय पे निप्पॉन नहीं कर सकता, क्योंकि एयूएम साइज बड़ा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 2-3 साल वाले इन्वेस्टर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बैठे रहो, हमेशा आपको टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड नहीं मिलेगा, जो भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होगा वो गिरेगा। लेकिन अगर आपको टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड गिरा है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये रिकवर कितनी तेजी से कर सकता है। अभी अगर मेरा भारत 22 ईटीएफ गिर जाए 50% या 20%, मुझे डर लगेगा, सच बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई पीएसयू जो कंपनियां हैं, वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में से रिटर्न देती हैं, वापस कब देंगी मुझे नहीं समझ आएगा। लेकिन जो निप्पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड है, मुझे ये पता है भाई, पास्ट रिकॉर्ड बहुत ज्यादा सॉलिड रहा है इसका, पैसे बना करके दिए इसने, तो मेरे को दे देगा। तो अल्फा अच्छा है, बीटा वॉलेटाइल है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो रखो। ट्रेडिशनल वे से हटना है, पैसा बनाने की सोच है, मार्केट में रिस्क लेने का दम है अंदर, बेचो, निकलो, टॉप परफॉर्मिंग में चले जाओ। वहां पे जब अंडर परफॉर्मेंस में निकले, बेचो, निकलो, कहीं और चले जाओ। लेकिन ये ट्रेडिशनल वे नहीं है, ये कन्वेंशनल वे नहीं है, जहां पे आपको सारे प्राउड करेंगे कि आपने पैसा बनाया, लेकिन रियल टर्म में आप पैसा बना लोगे,
लेकिन फँसोगे तो भी गंदा फँसोगे बिकॉज़ आप हमेशा ऑल टाइम हाई के आस-पास गिरोगे। तो रिस्क रिवॉर्ड वाली बात है, ज़्यादा रिस्क लेना है, बेचो दूसरे में चले जाओ, कम रिस्क लेना है, ट्रेडिशनल वे के साथ जाना है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड में 2-4 महीने, 6 महीने दिक्कत दिखेगी ही दिखेगी, इससे कम में मुझे नहीं लगता ये रिकवर करेगा, तो 2-4-6 महीने तो लगेंगे इसे रिकवर करने में, एटलीस्ट अपने बेंचमार्क को बीट करने में सर। आई होप आपको इस वीडियो को देख करके समझ आ गया हो कि इसके अंदर चल क्या रहा है, इसी से आपको ये भी समझ आ गया हो कि स्टॉक मार्केट को सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इन डेप्थ में जाकर के बात कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट ही नहीं पता होगी, उसके अंदर काम कैसे होता है, ये नहीं पता होगा, तो म्यूचुअल फंड क्यों गिरे हैं, क्यों रिकवर करेंगे, कब रिकवर करेंगे, ये एनालाइज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होने वाला है हर एक इन्वेस्टर के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय-बाय, साइनिंग ऑफ।